गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया विषय वस्तु पढ़ेंगे। व्याकरण में संधि के पश्चात जब हम संधि पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात पाठ्यक्रम के अनुसार समास आता है। तो हम लोग अब समास पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानना होगा कि समास का मतलब क्या है। तो समास को हम लोग अगर हिंदी में समझना चाहें तो उसको संक्षेप कह सकते हैं। समास का मतलब होता है संक्षेप। अगर इसको अंग्रेजी में समझा जाए, जबकि इंग्लिश ग्रामर में समास नाम का कोई टॉपिक नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में समझना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कंपाउंड वर्ड। अंग्रेजी में इसको हम लोग कंपाउंड वर्ड कह सकते हैं, यानी संयुक्त शब्द, संयुक्त पद। तो समास के बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी में कि जब दो या दो से अधिक पद विभक्ति रहित होकर के, यानी अपनी विभक्तियों को छोड़कर, हिंदी में कह सकते हैं कि कारक चिन्हों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं, तो उसके मिलने से जो पद बनता है, पद तैयार होता है, उसको हम लोग समस्त पद, समासिक पद या समास कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे। जब दो या दो से अधिक पद, ध्यान देंगे, संधि में दो या दो से अधिक नहीं कहा जाता है और उसमें पद नहीं कहा जाता है, उसमें दो वर्णों का मेल होता है। समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। पद कब बनता है? शब्द। आप हिंदी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी 9th क्लास में पढ़े हैं कि पद क्या होता है। कोई भी शब्द, हिंदी का कोई भी शब्द जब उसमें कारक के चिन्ह जुड़ जाते हैं या वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने का मतलब है कि निश्चित रूप से या तो कर्ता कारक होगा या कर्म होगा या करण होगा, किसी न किसी कारक के माध्यम से वो वाक्य में जुड़ा रहता है। हिंदी व्याकरण में ऐसा हम कहेंगे तो पद होगा और उन्हीं पदों का समास होता है। शब्दों का समास कभी नहीं होता है, या हिंदी हो या संस्कृत हो। ध्यान रखेंगे, पदों का समास होता है। हिंदी में भी पद होते हैं। मैंने बताया कि शब्द और पद में क्या अंतर है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन शब्द एंड पद? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, अर्थात उसमें कारक के चिन्ह जुड़ जाते हैं, कारक के चिन्ह लग जाते हैं, तो वह पद बन जाता है। संस्कृत व्याकरण में जब आएंगे तो राम एक शब्द है, लेकिन जब उसका रूप चलता है रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालका, बालकेन बालकाय बालकात्, बालकस्य बालकाभ्याम, बालकै बालकानाम, बालके बालकेषु, ये जितने 21 रूप बनते हैं वो सब के सब पद हो जाते हैं। तो पदों का मेल होता है। एक बात ध्यान में रखना होगा कि इसमें पदों का मेल होता है।
तो इसको हम जब मेल करेंगे तो कंपाउंड हो जाएगा। आप केमिस्ट्री में कंपाउंड पढ़े होंगे, कंपाउंड। तो उसमें क्या होता है, 2-3 तरह के एलिमेंट एक साथ मिल जाते हैं, वो कंपाउंड तैयार होता है। इसमें भी 2-3-4 तरह के एलिमेंट जुड़ जाते हैं। वो एलिमेंट क्या है, वो पद है। उन पदों का संयोजन होता है, उस पद जुड़ते हैं। तो पदों के जुड़ने पर जो वर्ड तैयार होता है, जो शब्द तैयार होता है, उसको समास कहते हैं, या फिर उसको हम समासिक पद कहते हैं। समासिक पद कहते हैं या फिर समस्त पद कहते हैं, या फिर समास कहते हैं। इन 3 नामों से हम जान सकते हैं। या तो उसे हम समास कहेंगे, फिर समासिक पद कहेंगे, या वो समस्त पद कहलाएगा। अब एक प्रश्न और जानना होगा, जैसे संधि का उल्टा विच्छेद होता है, एक अवस्था होती है जिसमें वर्ण अलग अलग होते हैं, उसको हम लोग विच्छेद कहते हैं, यानी संधि विच्छेद। और एक अवस्था वो होती है जिसमें जो विच्छेद हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो संधि होती है। इसमें भी जब मिलते हैं उनको तो समास कहते हैं, लेकिन जब वो टूटते हैं, पद अलग अलग होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है विग्रह। विग्रह का मतलब होता है अलग होना या विस्तार। विग्रह का अर्थ विस्तार होता है या अलग अलग होना, अलग अलग होना। ये आप समझ गए होंगे कि समास का उल्टा होता है विग्रह। यानी एक अवस्था होती है विग्रह की, जिसमें पद अलग अलग रहते हैं, विस्तार में रहते हैं, और एक अवस्था होती है संक्षेप यानी समास की, जब वो मिल करके संक्षिप्त हो जाते हैं। कैसे संक्षिप्त होते हैं, उनके जो कारक चिन्ह हैं लुप्त हो जाते हैं, कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण वो संक्षिप्त हो जाते हैं, तो उनको संक्षेप करते हैं। तो एक समास हुआ, एक विग्रह हुआ। समास को हम लोग अंग्रेजी में कंपाउंड वर्ड कह सकते हैं, हिंदी में समास का अर्थ संक्षेप होता है, उसको समासिक पद या समस्त पद भी कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि हमें समास के अंदर कौन कौन से समास पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि हम अदरगल समास पढ़ जाएं और पढ़ना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको वो समास पढ़ाएंगे, बताएंगे जो आपके पाठ्यक्रम में पढ़ना है, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। इस नाम को देखने से और सुनने से ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इस समास में अव्यय का भाव होगा, यानी अव्यय जुड़ेगा। जब वो समास बनेगा, समस्त पद होगा या समासिक पद बनेगा, तो उसमें अव्यय जरूर दिखाई देगा। तब प्रश्न है कि कौन कौन से अव्यय आपको पढ़ने। अव्यय तो बहुत हैं, तो कौन कौन से अव्यय पढ़ने हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको कि अव्यय जो होते हैं, अव्यय का मतलब क्या होता है, न व्यय। जो व्यय न हो, व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, यानी रूपांतरित होना, बदलना, जिसका रूप कभी बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है,
न किसी लिंग के कारण, न किसी वचन के कारण, न किसी विभक्ति के कारण, कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो संस्कृत के जो प्रीफिक्स हैं, जानते होंगे प्रीफिक्स, उपसर्ग, वो भी अव्यय होते हैं। क्योंकि मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूं उसमें प्रायः आपको प्रीफिक्स मिलेंगे। आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अव्यय की बात कर रहे हैं, इधर हमें प्रीफिक्स बता रहे हैं, उपसर्ग बता रहे हैं। तो एक बात जानना होगा कि जितने भी उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, वो सब के सब अव्यय होते हैं, क्योंकि उन उपसर्गों का भी रूप कभी बदलता नहीं है। न वो स्त्रीलिंग हो सकते हैं, न पुल्लिंग हो सकते हैं, न वो बहुवचन हो सकते हैं, न उनमें विभक्ति लग सकती है, उनका रूप कभी नहीं बदलता है। तो मैं इस समास में जो 5 प्रकार के अव्यय पढ़ने हैं, उन 5 अव्ययों को मैं आपको समझाऊंगा और उनका समास किन कंडीशंस में होता है, उनका विग्रह कैसा होगा और उनका समास कैसा होगा। एक बात और ध्यान से सुननी होगी, अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक बनता है। अव्ययी भाव जब समास बन जाता है, विग्रह नहीं, समास जब बन जाता है तो वह नपुंसक होता है। अब आपके दिमाग में एक बात उठेगी कि नपुंसक होने का मतलब, जैसे फलम, फल जो है इसका रूप चलता है फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, ये नपुंसक है। इसका मतलब जितने रूप बनेंगे इसमें सब में महलंत लग जाएगा, वो नपुंसक बन जाएंगे? नहीं, सब में महलंत नहीं लगेंगे। सबको नपुंसक बनाने के अलग अलग नियम है, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप समझिए इस बात को कि कैसे बनेगा। तो पहला आपको मैं समझा दूं कि किन किन अव्ययों से आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है प्रति, यथा, अनु, उप, नीर और स। ये 5 नहीं 6 हो गए। इन अव्ययों से आपको समास पढ़ना है। अब प्रश्न आपके सामने जरूर है कि हम नपुंसक बनाएंगे कैसे। ध्यान देंगे, सुनिएगा ध्यान से। जब क्लियर नहीं हो तो बार बार उसको रिपीट, वीडियो को रिपीट करके सुनिएगा। देखिए, अगर अकारांत वर्ड है, डू यू नो अकारांत? बालक है, पुरुष है, मोहन है, सोहन है, जितने अ से बालक की तरह रूप चलते हैं वो सब अकारांत है। जैसे परिवार शब्द है, परिवार है, अकारांत है, र में अ है। इसका अगर नपुंसक बनाना हो तो बहुत आसान है, परिवारम कर देंगे। अकारांत है ये, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर गंगा हो तो क्या करेंगे? गंगाम कर देंगे, माला लगा करके? नहीं, ये आकारांत है। गंगा, आ, लता की तरह। गंगा हो या लता हो, इस तरह की जो भी हो आकारांत, तो इसका नपुंसक बनाने का एक तरीका है कि इसके आ की जो मात्रा लगी है, यहाँ भी जो आ की मात्रा लगी है, इसका लोप कर देंगे। तो गंगा का क्या बन जाएगा? गंग। और लता का क्या बन जाएगा? लत। आ हट गया,
आप बना लीजिए, महलन लगा दीजिए। नपुंसक बन गया। अगर इकारांत में जब हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए मुनि, छोटी इकार है। छोटी इकार वर्ड जो होता है इकारांत, वो ऑलरेडी नपुंसक होता है। उसको नपुंसक बनाएंगे भी तो मुनि का मुनि ही रह जाएगा, उसमें कोई महलन जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ी इकार वाला वर्ड रहे तो ये हो जाता है न द में छोटी। लेकिन एक बात और आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, नदी का एक रूप नद भी होता है। जब विग्रह करेंगे तो नदी का ही रूप लिखाएगा, नद्याः समीपम, लेकिन वो नद बन जाएगा अंत में। नद अकारांत है, इसलिए नदी का एक रूप नदम ही बनेगा। उकारांत है अगर, जैसे साधु, छोटा ऊ है, साधु का साधु ही रह जाएगा। अगर विष्णु है, तो इसका विष्णु का विष्णु ही रह जाएगा। लेकिन अगर वधु आ गया, इसका वधु जो है छोटा वो बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम नपुंसक बनाएंगे। अकारांत हो तो महलन जोड़ देंगे, आकारांत हो तो आकार को हटा करके अंत में महलन जोड़ देंगे। छोटी इकार हो तो पूर्ण रूप से वो नपुंसक होता है, बड़ी इकार हो तो उसे छोटी इकार में बदल देते हैं। लेकिन नदी के साथ एक ऑप्शनल केस है कि नदी का एक रूप नद भी होता है, तो इस नदी का नदम भी बनता है। फिर साधु या विष्णु छोटा उकारांत है तो साधु विष्णु ही रह जाएगा। वधु लेकिन बड़ा उकारांत है तो छोटा उकारांत। इस तरह से नपुंसक बनेगा। अब आपको मैं बताऊं, प्रति, प्रति का क्या नियम है? किसी भी विभक्ति में यदि एक ही शब्द दो बार एक ही पद का द्वित्व हुआ हो, द्वित्व समझते हैं, एक ही पद दो बार आया हो, चाहे वो किसी भी विभक्ति में हो। फॉर एग्जाम्पल, इस दिनम को आप अनुस्वार से भी दिखा सकते हैं। दिनम दिनम इति, इति से कोई लेना देना नहीं है। संस्कृत में इसका मतलब होता है ऐसा। दिनम दिनम इति माने ऐसा। क्या बनेगा भाई? तो कह रहा है क्या कि इति का कोई महत्व नहीं है, इति केवल ये शो करने के लिए है कि ऐसा है तो क्या रूप बनेगा। तो ये दिनम जो है पहला, इसके लिए प्रति लग जाएगा, और छोटा जो है दिनम, इसका दिन हो जाएगा, प्रतिदिन बन गया। अब देखना है कि दिन जो है अकारांत है। अकारांत है तो इसमें महलन जोड़ देंगे। क्यों? नपुंसक बनाने के लिए। देखिए, एक ही उदाहरण पर मैं एक ही तरह के मैं बहुत सारे उदाहरण दे रहा हूं। दीने दीने,
मान लिया जाए कि यहां सप्तमी विभक्ति है, दीने दीने इति। मैंने आपको समझाया था कि जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर विभक्ति रहित होकर के, तो एक दीने जो है वो तो उसके लिए प्रति लग गया, और दीने का मूल वर्ड क्या हो गया? विभक्ति जब हट जाएगी तो मूल वर्ड क्या हो जाएगा? दीन। और इसके बाद महलन जोड़ देंगे। दीन को एक शब्द होता है अहन। दीन के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द है दीन के लिए अहन। अहन माने दीन, और अहन के सप्तमी में हो जाएगा अहनी अहनी इति। एक अहनी के लिए क्या हो जाएगा? प्रति, और दूसरे अहनी का क्या हो जाएगा? अहन, प्रति अहन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां सीखना है। क्या सीखना है? मूल शब्द अहन आ गया, ध्यान रखेंगे। कभी भी अंतिम में मूल शब्द हलंत आ जाए, अगर हलंत आ जाए मूल शब्द, तो उस हलंत का लोप कर दिया जाता है। दूसरी बात, अगर दोनों पदों के बीच में संधि की स्थिति बन रही हो तो संधि करके लिखेंगे। प्रति में अहन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्रत्यह। न लुप्त हो गया क्योंकि हलंत है, और प्रति और अह को जोड़ दिए तो प्रत्यय बन गया। अब ये आकारांत हो गया, इसमें महलंत जोड़ देंगे, प्रत्यहम। समझ में आया? ध्यान दीजिए, इसे याद रखिएगा। दिन का पर्यायवाची अहन भी होता है, अहन माने भी दिन होता है। तो अहनी अहनी सप्तमी का रूप है ये। यहां भी सप्तमी था, एक दिने के लिए तो प्रति लग गया, लेकिन दूसरे दिने को दिन बना करके नपुंसक बनाया गया। यहाँ अहनी अहनी में एक अहनी के लिए प्रति लगा, दूसरे अहनी का मूल वर्ड अहन है, अहन लिख दिया मैंने। लेकिन मैंने इसके साथ एक बात और भी समझाया, और भी बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहां मैं याद दिलाऊंगा आपको कि अगर अंतिम वर्ड, अंतिम पद हलंत हो तो उस हलंत वाले पद का लोप कर दिया जाता है, अक्षर का, पद का नहीं, उस हलंत वाले अक्षर का लोप कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको नपुंसक बनाया जाता है। हमने न हलंत का लोप कर दिया। दूसरी बात एक और समझाया कि अगर उन दोनों पदों के बीच में संधि की स्थिति बनती है तो हम संधि करके लिखेंगे, अलग अलग नहीं। जहां प्रति और अ को मैंने जोड़ दिया, यण संधि से प्रत्यय बन गया, ई का य बन गया, प्रत्यय बन गया, और अब इसको आकारांत होने का इसका जब नपुंसक बनाए तो प्रत्यहम हो गया। बात तो समझ में आ गई होगी। तो प्रति का ऐसा उदाहरण होगा, और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे, लेकिन मुझे इतना सारा समझाना है। एक पर ज्यादा जोड़ देंगे तो बाकी चीज नहीं समझ पाएंगे। यथा, आपने एक शब्द सुना होगा अतिक्रमण, अर्थ भी जानते होंगे। हम आप सरकार की जमीन में अतिक्रमण करके अपने घर का छज्जा निकाल देते हैं, घर को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, और सरकार एक दिन क्या करती है, जब अपना जगह ढूंढने लगती है तो उसको अतिक्रमण में देख करके तोड़वा देती है। इस तरह से आपने अतिक्रमण शब्द सुना होगा। अतिक्रमण का मतलब होता है जो हमारी सीमा है, जो हमारा लिमिटेशन है, उसको पार कर जाना अतिक्रमण कहलाता है। हर चीज का लिमिटेशन है।
आपकी जमीन का लिमिटेशन है, आपकी शक्ति का लिमिटेशन है, आपके धन का लिमिटेशन है, आपकी बुद्धि का लिमिटेशन है, जो भी है आपके पास वो सब चीज का लिमिटेशन है, वो लिमिट है, सीमित है। और जो सीमित है उसके अंदर, उस सीमा के अंदर आप रहते हैं, तो उसी परिस्थिति में यथा का प्रयोग होता है। अतिक्रमण नहीं करना है, सीमा को पार नहीं करनी। ऐसे ही कंडीशन में यथा का समास बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक बात और है कि जब हम अतिक्रमण के उल्टा हो जाएगा अनतिक्रमण, क्योंकि हमें अतिक्रमण नहीं करना है, हमें अनतिक्रमण यानी लिमिट में रहना है, अपनी सीमा के अंदर रहना है। तो अतिक्रमण का उल्टा हो जाएगा अनतिक्रमण। तो अनतिक्रम्य आ गया एक शब्द, अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य माने अतिक्रमण न करके। अब प्रश्न उठता है, मान लिया जाए एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, क्या? यथाशक्ति। आपसे कोई चंदा मांगने आता है, आप पर 500, 1000, 1100 अकाउंट मैंने कई सौ का रसीद काट देता है। आप क्या कहते हैं वहाँ पर? अरे भाई यथाशक्ति दे देंगे। यथाशक्ति का मतलब हमारी शक्ति की जो सीमा है, हमारी शक्ति का भी लिमिटेशन है। वहां धन की शक्ति है, पैसे की शक्ति है, हर चीज का लिमिटेशन है। तो उसके अनुसार मैं दे दूंगा, आप ऐसा कहते हैं, मतलब उसको होता है यथाशक्ति। तो हम शक्ति के साथ इसका समास करेंगे। और प्रश्न ये उठता है कि इस अनतिक्रम्य के साथ जब किसी भी पद का हम समास करेंगे तो किस विभक्ति में होगा वो? उसकी विभक्ति क्या होगी? प्रति में तो मैंने बता दिया कि चाहे वो किसी भी विभक्ति का हो, समास होने पर पूर्व पद लुप्त हो जाता है, उसके ऊपर प्रति लग जाता है, और जो अंतिम पद है उसको प्रथमा एक वचन, प्रथमा विभक्ति में ला देते हैं, और फिर प्रथमा एक वचन के बाद उसको नपुंसक बना देते हैं। यहां क्या होगा ध्यान रखिएगा, अनतिक्रम्य यानी यथा का जब एग्जाम्पल बना रहे हैं तो हम उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। शक्तिम, यहां हम लिख देते हैं द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति होगा ये। शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य के लिए क्या लगता है? यथा। अनतिक्रम्य के लिए क्या लगा? यथा। अब ये मूल शब्द इसका शक्तिम का है, तो द्वितीय विभक्ति में शक्तिम हुआ, इसका मूल शब्द है शक्ति। अब आपसे पूछा जाए कि शक्ति में कौन सा अंत है, मतलब अंत में कौन सा स्वर लगा हुआ है, तो आप कहेंगे छोटी ई। तो छोटी ई वाला मैंने बताया था कि कोई भी छोटी ई वाला वर्ड हो तो ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, उसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, बड़ी इकार वाला रहता तो छोटी इकार कर देते, तो यथाशक्ति बन गया। ध्यान दे रहे हैं? कालम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य के लिए क्या हो गया? यथा। और मूल शब्द कालम का क्या है? काल, अकारांत है,
इसको नपुंसक बनाने के लिए हम हलन जोड़ देंगे, यथाक्रम। ठीक है, तो यहां पर है इष्टम, अनतिक्रम्य, तो यथा हो गया, और इष्टम आ गया, इसको जोड़ देंगे क्योंकि यहां संधि की स्थिति बन रही है, तो ये बन जाएगा यथेष्टम। इच्छाम, इच्छाम अनतिक्रम्य, तो इसके लिए तो यथा हो गया, और मूल शब्द है इच्छा, लेकिन इच्छा आकारांत है, आकारांत को आकारांत बना देते हैं, तो यथेच्छ हो गया, यथा में इच जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यथेच्छ। अब इसको आकारांत हो गया तो नपुंसक बनाने के लिए महलन जोड़ देंगे, यथेच्छम। समझ में आ गया होगा। तो हमें लगता है कि एक दिन में ज़्यादा समझाने पर आपको समझ नहीं आएगा। अगले दिन हम अगले क्लास में यथा तक तो समझा दिए, अनुप, निर और स, इसको हम अगले क्लास में आपको समझाएंगे, क्योंकि अभी 4 है, हम चाह के भी पूरा नहीं कर सकते हैं, घंटा भर समय लगेगा। फिर इसको डाउनलोड करने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होने रहेगा, बड़ा वीडियो होता है तो डाउनलोड करने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए हम ये 4 जो बच गया, अनु, उप, निर और स, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।